अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल को हम क्लासिफाई करते हैं मेनली दो ग्रुप्स में। एक होता है हमारे पास प्लांट सेल और दूसरा होता है हमारे पास एनिमल सेल। प्लांट सेल में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, इसी तरह से एनिमल सेल में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, ये आपको मालूम होगा। लेकिन हम जो एक टिपिकल प्लांट सेल और एनिमल सेल के स्ट्रक्चर डिफरेंस के बारे में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। इसी तरह से प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंस होते हैं, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंस होते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक टिपिकल एनिमल सेल को, ठीक है। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके कंपोजिशन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको याद रखना है द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड बायलेयर। ये किसका बना होता है? लिपिड बायलेयर का। और इसके अंदर एट द सेंटर ऑफ द सेल यहाँ पे क्या होते हैं? न्यूक्लियस। एनिमल सेल के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्यों सेंटर में होता है? क्योंकि यहाँ पे जो वाइक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे होते हैं? सेंटर में होते हैं। न्यूक्लियस, ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसका एक आउटर दूसरा इनर, इस तरह से मेम्ब्रेन होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। देखो अब मैं यहां पे लिखता हूं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। outer membrane of the nucleus is attached with the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। और यहाँ पे दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अटैच होते हैं राइबोसोम्स। और ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स किस तरह के होते हैं? एटीएस के। अब ये राइबोसोम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम किसको कहते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। और कुछ रीजन्स में आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर भी अटैच्ड होते हैं, किसके साथ? राइबोसोम्स के साथ। यहाँ पे एक पार्टिकुलर प्रोटीन्स जो हेल्प करते हैं इस राइबोसोम्स को अटैच होने में, किसके साथ? सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इस प्रोटीन का नाम होता है द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट्स ऑफ राइबोसोम्स विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज राइबोफोरिन। राइबोफोरिन is a type of protein which is responsible for attachment of ribosomes with the surface of endoplasmic reticulum। ठीक है। अब देखो ये क्या है हमारा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और ये हमारे पास किस तरह के रेटिकुलम है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका फंक्शंस क्या होता है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में भी ये क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनिमल सेल में एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं? कुछ इस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं या स्ट्रक्चर होते हैं, जिसका टिप इस तरह से फुला हुआ होते हैं। कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं
सिक्रेटरी सेल में ये ज्यादा होते हैं, नॉन सिक्रेटरी सेल में ये क्या होते हैं, कम होते हैं। और इसको कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। क्या कहते हैं, गोल्गी, इसको कहते हैं गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडीज भी कहा जाता है। ठीक है, इसका ये क्या होता है, कनकेव साइड, और इसका ये क्या होते हैं, कन्वेक्स साइड। कन्वेक्स साइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर होते हैं और कनकेव साइड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा और एक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ इस तरह के, बहुत सारा होते हैं यहाँ पे। इसको कहते हैं लाइसोसोम्स। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएस, लाइपेस, डीएनएस, आरएनएस, इस तरह के एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंस होता है और इसको कहते हैं लाइसोसोम्स कहते हैं इनको। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये देखो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करते हैं उसमें काम आते हैं। दूसरा, अननोन प्रोटीन्स अगर यहाँ पे सिंथेसिस होते हैं उसको डिग्रेड करने का भी काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और इन वैक्यूल्स में क्या होते हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल क्या होता है, प्रेजेंस होता है इनके अंदर। और ये वैक्यूल क्या होता है, मोर इन नंबर होते हैं और उनका साइज क्या होते हैं, बहुत ही छोटा होता है। ये क्या हमारे पास वैक्यूल्स। इसके अलावा ये हमारे क्या है, न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड विथ, या यहां से अराइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये अटैच होते हैं किसके साथ, राइबोसोम्स के साथ। ये जो रेड कलर से मैं यहाँ पे शो कर रहा हूं ये हमारा राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके अलावा यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको सेंट्रियोल कहते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का बना होते हैं, ये दो होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर में ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं और इसके बाहर कुछ प्रोटीनिशियस लेयर होते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रियोल, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पैंडल फाइबर एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन। और इसके बाद ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से डेंस स्ट्रक्चर होते हैं। ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जिनमें एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उनमें ये क्या होता है, एक से ज्यादा होते हैं। और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है, इस स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। राइबोसोम्स में जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका सिंथेसिस यहाँ पे होते हैं। इसके बाद ये जो होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म एक तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज नोन एज क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स, वो यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे क्या है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन्स, दूसरा होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसको हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। और एक पॉइंट, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जो छोटा छोटा जो पोर्स है इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके थ्रू मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, आरएनए और बाकी मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म से सेल के अंदर एंटर करते हैं और सेल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट कहां से होते हैं, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। अब हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। बाकी इसका हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लांट सेल या तो पॉलीगोनल होते हैं या हेक्सागोनल होते हैं। प्लांट सेल
नॉर्मल कंडीशन में जो एनिमल सेल होता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में या मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल वो क्या होते हैं, स्फेरिकल गोल होते हैं। लेकिन प्लांट सेल या तो हेक्सागोनल होते हैं या पॉलीगोनल होते हैं। इसके अलावा इसका भी स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मोस्ट जो कॉमन टाइप ऑफ प्लांट सेल को शो कर रहे हैं। तो ये इस तरह से सपोज मान लेते हैं ये एक प्लांट सेल है। सॉरी, ये एक प्लांट सेल है। इसका ये ऑटरमोस्ट कवरिंग है। इसके अंदर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं। यह है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये इसका है साइटोप्लाज्म। इनसाइड द साइटोप्लाज्म यहां पे बहुत बड़ा क्या होते हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम सेप वैक्यूल भी कहते हैं। इसकी वजह से टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पे कुछ एसेंशियल आयंस भी स्टोर रहते हैं। अब यहाँ पे वैक्यूल्स इतना बड़ा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वन ऑफ द साइड ऑफ द सेल, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक क्या होता है, शिफ्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस। और आपको पता है न्यूक्लियस सेम होता है एज द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल या एनिमल सेल, सॉरी। इस तरह से बायलर का इन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। इन दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब इसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोलस होते हैं और यहाँ पे हमारा जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं इंटरफेस में, ये हाईली डिकंडेंसेड फॉर्म में होता है। और यहाँ पे इसके अलावा क्या होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रहते हैं। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो आउटर सरफेस ये अटैच्ड होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ, दूसरा होता है रफ। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैं इस साइड शो करता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस का कमी है थोड़ा। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, राइबोसोम से जो अटैच्ड है इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ। इसके अलावा इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस राइबोसोम्स को इस सरफेस के साथ अटैच होने के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका नाम है राइबोफोरिन। इसके अलावा यहाँ पे हमारा जो गोल्गी अपरेटस है वो भी प्रेजेंट होता है, इस तरह से गोल्गी अपरेटस भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक पार्टिकुलर ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होता है जिसका नाम है, अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे जगह मिल सके। कनकेव शेपिड स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, लेंस शेपिड डबल मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं प्लास्टिक या कोरोलोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये जो आउटरमोस्ट लेयर है इसको कहते हैं सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल में शो कर रहा हूं। इसके ऊपर क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं। फिर बीच में क्या होता है, मिडल लेमेला होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल प्लांट सेल में बना होता है सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का या तो पेक्टिन का, ठीक है। और इसके नीचे होते हैं इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेम होता है एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। और ये होता है वैक्यूल, और इस वैक्यूल को कहते हैं सैब वैक्यूल, क्योंकि यहाँ पे कुछ एसेंशियल आयंस भी क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं, जिसकी वजह से सेल क्या करते हैं, प्लांट सेल टर्गर जो प्रेशर है वो डेवलप करते हैं। ये होता है लाइसोसोम्स, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक तो है हमारे पास न्यूक्लियोलस जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए, दूसरा यहाँ पे होते हैं क्रोमेटिन जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। इसके अटैचमेंट के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कहते हैं राइबोफोरिन। Riboforin protein is responsible for attachments of ribosomes with the surface of endoplasmic reticulum। और ये होता है गोल्गी apparatus, ये होता है क्लोरोप्लास्ट जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ
फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंस होता है। एडिशन में आप याद रखेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट्स एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं। वहां पे सेंट्रियोल प्रेजेंस था, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहते हैं और यहाँ पे सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल in both plants and animal. Thank you very much.